जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 को शुरू करते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार होती क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, इस चीज को हम लोग पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं भली भांति। अब समझना है हम लोगों को कि उसका की एलिमेंट्स क्या, मुख्य तत्व क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को खूबसूरत बनाती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ब्यूटीफुल बनाती है। वो कौन सी ऐसी चीज है, उसमें क्या क्या ऐसी बात है, क्या खूबियां है, क्या खामियां है, इस चीज को हम लोग इस चैप्टर में भली भांति पढ़ेंगे। हम लोग 6 पॉइंट्स को कवर करेंगे इस चैप्टर में। पहला है की एलिमेंट्स। की एलिमेंट्स मतलब वो कौन सा ऐसा चीज है जिसके कारण डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लोग खूबसूरत गवर्नमेंट बोला जाता है। इसकी क्या खूबसूरती है। आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में लोग वोट करते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से सरकार को चुनते हैं। तो ये भी एक खूबसूरती हो गई, यानी कि की एलिमेंट्स हो गई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। और दूसरी बातें क्या है कि अगर वो सरकार हमारे हिसाब से काम नहीं करती है, जनता के हित में काम नहीं करती है, ऐसा काम नहीं करती है जो हमें अच्छा लगे या मेरे हित में हो, तो उस सरकार को हम लोग 5 साल बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। भारत में कार्यकाल सरकार का 5 वर्षों का होता है, लेकिन अमेरिका में 4 वर्षों का होता है। जो भी अवधि होगा, जो भी उसका कार्यकाल होगा, वो निश्चित कार्यकाल के बाद उस सरकार को हम लोग बदल सकते हैं अपने वोट के अधिकार से। कोई एक बार सरकार बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर के लिए सरकार बन गया और वो अपनी मनमानी से काम करेगी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। वो बस निश्चित पीरियड के लिए ही सरकार बनेगी। अगर फिर जनता चाहेगी, उसके हिसाब से सरकार काम करेगी, तो फिर दोबारा उसको उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। अगर जनता उसको नहीं वोट करेगी तो फिर दोबारा उसकी सरकार नहीं बनेगी। तो ये सारी चीजें खूबसूरती है लोकतांत्रिक सरकार में। अब देखिए, स्टोरी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्ल के आधार पर भेदभाव होती है हमारे गांव में, हमारे समाज में। अभी यहाँ उसकी मैं स्टोरी बताऊंगा आपके एनसीईआरटी बुक। ये स्टोरी ऐसा है जो इस चैप्टर पे बेस है और इस चैप्टर का वो आधार है। सबसे पहले इस चैप्टर को क्लियर करवाएगा यही स्टोरी, इसीलिए इसको ध्यान से आप लोग समझिए कि दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग एक जगह का नाम है। वहां पर एक लड़की रहती थी, उसका नाम था माया नायडू। उसका नाम था माया नायडू। ये 11 साल की लड़की थी। वो अपने घर में अपनी माँ को हेल्प कर रही थी। पुराना बक्सा था, बॉक्स था, उसमें से सामान निकालने के लिए उसी अपनी माँ को हेल्प कर रही थी। तो वो जो बॉक्स में से सामान निकालने के लिए अपनी माँ को हेल्प कर रही थी, उसमें से उसको पेपर का रद्दी मिला। पहले जो न्यूज़पेपर हुआ करती थी उसका रद्दी पेपर मिला। उस पेपर में बहुत सारे फोटो थे। 15 साल का एक लड़का था, पीटरसन, उसका एक फोटो था। उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। ध्यान से देखते चलिएगा। लड़का था 15 साल का, इसका बहुत सारा फोटो मिला रद्दी पेपर में। अब वो लड़की पूछती है, जो लड़की है माया नायडू 11 साल की, अपनी माँ से पूछती है कि माँ ये किसका फोटो है। तो उसकी माँ बताती है अपनी बेटी को कि ये हेक्टर पीटरसन है, इसको गोली मार दिया गया था पुलिस के द्वारा साउथ अफ्रीका में। अब जैसे ही इस लड़के के बारे में लड़की पूछती है तो शौक हो जाती है कि जिसके बारे में वो जानना चाहती है उसको गोली ही मार दिया गया। अब कहानी में पूरा ट्विस्ट आ गया, वो कैसे इस स्टोरी को आगे बढ़ाती। लेकिन उसकी माँ फिर आगे बताती है कि पहले साउथ अफ्रीका में रंग भेद, नस्ल के आधार पर, चमड़ी का रंग गोरा है या काला है, उसके आधार पर भेदभाव किया जा रहा था लोगों के बीच में। जो लोग गोरे थे, काले थे, या जो इंडियंस सांवले थे, उन तीनों लोगों में किसी भी प्रकार के संबंध बनाने की अनुमति नहीं थी। चाहे वो संबंध दोस्ती का हो, चाहे कोई और रिश्ता का हो संबंध, कोई भी संबंध या रिलेशन रखने की इजाजत, परमिशन वहां के गवर्नमेंट के द्वारा नहीं थी। यानी कि चमड़ी के आधार पर वहां के लोगों में भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था। वो लोग गांव के बाहर रहते थे, उनको गांव में रहने की भी परमिशन नहीं थी। जो मूलभूत सुविधाएं होती है, फंडामेंटल फैसिलिटीज होती है, वो भी उन्हें प्रदान नहीं किया गया था। जैसे हॉस्पिटल हमारा हो गया, स्वास्थ्य विभाग का, तो हॉस्पिटल्स भी सभी के लिए अलग अलग थे। जो लोग व्हाइट है उनके लिए अलग हॉस्पिटल, जो लोग ब्लैक है उनके लिए
अलग हॉस्पिटल। और जो हॉस्पिटल्स में व्यवस्था होती थी वो गोरे के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होती थी, और जो लोग काले थे या और किस्म के थे, जो कलर्ड लोग थे, उनका व्यवस्था किसी और किस्म से था, मतलब उनका व्यवस्था अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस हुआ करती थी हॉस्पिटल में, वो भी जो एम्बुलेंस गोरे लोगों के लिए थी उसमें बहुत सारा सामान था, जो भी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए थी वो सारी सुविधाएं उसमें थी। लेकिन जो एम्बुलेंस काले लोगों के लिए थी उसमें कोई भी सुविधा, कोई भी फैसिलिटीज, बेसिक इक्विपमेंट्स भी उसमें नहीं रहती थी। और जो जमीन अच्छी रहती थी, बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन हो गई या बहुत अच्छी हो गई, वो जमीन गोरे लोगों को दिया गया था। और जो लोग बंजर थी या जिसमें रहने की सुविधा ठीक से नहीं थी, वैसे जमीन को काले लोगों में, ब्लैक लोगों में बांट दिया गया था। यहाँ वहां इस तरह से गोरे और काले लोगों में भेदभाव किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। उसके बाद जो काले लोग थे उसको गांव के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी, उनका अलग ही एरिया बटा हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां जो सरकार बनती थी, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा था, उसमें सिर्फ गोरे लोग ही भाग लेते थे। जो व्हाइट लोग थे वही लोग वोट करते थे सरकार को चुनने में, काले लोगों को वोट करने का भी अधिकार नहीं था। सोचिए, इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन, इतनी बड़ी जो उनके और उनके बीच में विविधता थी, गोरे और काले लोगों के बीच में, क्या ये उचित है? आप लोग जरा बताइए कमेंट बॉक्स में हमें। या सोचिए, इस बात को आप विद्यार्थी लोग सोचिए कि किसी के चमड़ी के रंग के आधार पर इतना ज्यादा भेदभाव किया जाना क्या उचित है? कैसा लगेगा अगर यही घटना, अगर यही भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ किया जाए तो? उसके बाद उनकी मां बताती है, ये जो हेक्टर पीटरसन नाम का लड़का होता है वो 15 साल का अफ्रीका का है। जो काले लोग जहां पे रहते थे वहां उस बस्ती में, वहां मोहल्ले में वो रहते थे। एक साउथ वेस्टर्न इलाका था, साउथ वेस्टर्न इलाका था, ठीक है, टाउनशिप, साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, उसको शॉर्टकट में सोवेटो बोलते हैं। वहां का लड़का था ये हेक्टर पीटरसन, 15 साल का लड़का, महज स्कूल में पढ़ता था अपने सारे दोस्तों के साथ। अब क्या है कि अफ्रीका में अफ्रीकन्स भाषा बोली जाती थी। वहां के जो भी लोग थे उनको मजबूर कर रही थी सरकार की आप लोग अफ्रीकन्स भाषा को ही बोलिए। वहां पे बाउंडेशन था, पूरा बंधन बना हुआ था कि कोई और भाषा नहीं सीख सकते हैं। जो गवर्नमेंट बोल रही है जबरदस्ती, मजबूरी में, अफ्रीकन्स लैंग्वेज, उसी भाषा को आप लोगों को सीखना है सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में। कौन सी लैंग्वेज थी वहां की? अफ्रीकन्स। लेकिन ये लड़का हेक्टर पीटरसन इसका विरोध कर रहे थे। इन लोग का जो लोकल लैंग्वेज था जुलू, ये लोग चाह रहे थे कि जुलू भाषा को सीखे, अपनी भाषा को बढ़ावा दे रहे थे। और जो सरकार मजबूर कर रही थी स्कूल में इन लोगों को अफ्रीकन भाषा सीखने के लिए, इसके विरोध में, इसके अगेंस्ट में इन लोगों ने, हेक्टर पीटरसन और उनके साथी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब प्रोटेस्ट में क्या है कि सरकार पुलिस को भेज दिया वहां पर, पुलिस और लोगों के बीच में मुठभेड़ हो गया, पुलिस ने गोलियां चला दी। और उस गोली चलाने के बाद ये जो हेक्टर पीटरसन है इनको लग गई वो गोली और इनकी हत्या कर दिया गया वहां की पुलिस के द्वारा। जरा सोचिए, एक भाषा सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा था और वो लोग अपनी भाषा सीखने चाह रहे थे और विरोध कर रहे थे सरकार का कि हम अपनी भाषा सीखेंगे। सरकार ने पुलिस भेजकर वहां जो भी लोग थे सबको बेरहमी से पिटवाया और उसके बाद गोली चलवा दी और उस गोली का शिकार हेक्टर पीटरसन को होना पड़ा। आगे उनकी मां बताती है कि वहां इस आधार पर लोगों ने बहुत आंदोलन किया। उसके बाद वहां की जो सरकार थी, सरकार नहीं, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, और उनके जाने माने नेता, बहुत बड़े नेता, आप लोग उनका नाम सुने होंगे हिस्ट्री में, नेल्सन मंडेला। देखिए, साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड उनके जो लीडर थे, बहुत बड़े लीडर, नेल्सन मंडेला। इन्होंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया सरकार के खिलाफ और लोगों को समान प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत और लोगों में जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको मिटाने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया। और उसके बाद यहां 1994 में जाकर के, 1994 में जाकर के सफलता मिली।
मतलब वहां 1994 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था को वहां अपनाया गया। जरा सोचिए, ये जो घटना थी वो 1976 की घटना थी, जब गोली मारा गया था नस्ल भेद के आधार पर, जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे भाषा को सीखने के लिए, तो यहाँ 1976 ईस्वी में गोली मार दिया गया। और उसके बाद लंबे समय तक संघर्ष चला। वहां की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी और उसका जो लीडर थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। और उसके बाद 1994 में जाकर के लोगों को समानता का अनुभव हुआ, इक्वलिटी का अनुभव हुआ, कि वहां ब्लैक, व्हाइट या किसी और जो कलर्ड लोग थे उनमें कोई डिफरेंस नहीं मिला। फिर 1994 में जाकर के वहां सरकार का चुनाव हुआ, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हुआ। उसके बाद वो लोग में जो संबंध बनाने का परमिशन नहीं था, वो सारी व्यवस्था, सारी जो फाउंडेशन थी, सब कुछ हट गई। अब वहां इक्वलिटी आ गया था, समानता आ गया था सारे लोगों में। जो भेदभाव था उसको 1994 में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ये बात बहुत ही सोचने वाली है। जरा सोचिए, वहां भी सरकार थी, लेकिन किसी का अगर चमड़ी का रंग काला हो जाए, गोरा हो जाए, तो उसके आधार पर भेदभाव किया जाना कितना उचित है। अपने देश में ही आप जानते हैं कि जाति के आधार पर कितना भेदभाव पहले किया जा रहा था, छुआछूत के आधार पर, अनटचेबिलिटी के आधार पर। पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में आप लोग को हम कहानी सुनाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। जरा सोचिए, उनकी निचली जाति दलित समुदाय में जन्म लेने के कारण स्टेशन पे कोई गाड़ी वाला उनको घर तक छोड़ने के लिए राजी नहीं था, उनसे कोई बातचीत करने के लिए राजी नहीं था। लोग समझ रहे थे कि अगर वो उनके गांव से होकर के जाएंगे तो उनका गांव अछूत हो जाएगा। अब हम लोग पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो सरकार की है, उसमें हम लोग किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग शामिल हो सकते हैं, उस चीज को जरा समझना है कि हम लोग कैसे उसमें भाग लेते हैं। जो हमारा सरकार बनता है, गवर्नमेंट बनती है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है, हमारे भारत में है, उसमें जो आम जनता होती है, हम लोग होते हैं, वो किस तरह से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, इस बात को हमको समझना है। तो पहला है वोटिंग, मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार बनती है वो वोट के आधार पर बनती है। लोग उनका वोट करते हैं, चयन करते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को भी वोट कर सकते हैं, और जो जिनको हम वोट देंगे वो हमारे बदले में नियम बनाएंगे और देश में लागू करेंगे, या हमारे हित में काम करेंगे, हमारे विकास का काम करेंगे, जिससे हमारा उन्नति हो, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। उस तरह के वो काम करेंगे हमारे बदले में, क्योंकि हम लोगों ने उनको वोट दिया है और चुन के उनको भेजा है सरकार में, और वो सरकार की तरह काम कर रहे हैं। उसके बाद उनकी जो अवधि होगी, फिक्स पीरियड होगी, वो 5 साल के लिए ही होगी। कहने का मतलब कि अगर हम वोट दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी के लिए वो सोच ले कि हम सरकार यहां बन गए, अपनी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करेंगे। ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में व्यवस्था नहीं है। एक बार वो सरकार बन गए तो फिर जो फिक्स पीरियड होगा, जैसे हमारे देश में 5 साल है, किसी किसी देश में 4 साल होती है, जैसे अमेरिका में 4 साल है, तो 5 साल के बाद अगर वो फिर से सरकार बनाना चाहेंगे तो उनको फिर से उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जैसा कि पहले गुजरे थे। वो फिर से आएंगे, लोग अगर उनको पसंद करेंगे, अगर वो लोगों के हिसाब से, लोगों के हित में काम किए हैं, लोग उनसे खुश हैं, तो उनको वोट करेंगे, नहीं तो उनको वोट नहीं करेंगे, तो फिर वो सरकार नहीं बना पाएंगे। मतलब लोग अपनी पावर का इस्तेमाल वोटिंग के टाइम में करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और अपने पावर के हिसाब से ही किसी को सरकार बना सकते हैं और कभी सरकार गिरा सकते हैं किसी पार्टी की। इतना पावर होता है लोगों के वोट में, लोगों के मत में। तो कोई भी सरकार ये नहीं सोच सकती है कि एक बार जब उसकी सरकार बन गई तो जिंदगी भर अपने मन से काम करेगी, फिर उसकी सरकार हमेशा के लिए हो गई और जो उसके मन में आएगा वही काम करेगी। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके तहत हम लोग बीच बीच में जब भी चाहे सरकार में भाग ले सकते हैं? अब जरा देखिए, सरकार अगर हमारे हिसाब से काम नहीं करती है, हमारे हित में काम नहीं करती है, तो आप सुनते होंगे ना कि रैली हो रही है। एक तो रैली के माध्यम से हम लोग भाग ले सकते हैं, उसके बाद या उसकी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं सरकार की, अगर हमारे हिसाब से हमारे हित में काम नहीं करती है तो। या कभी कभी देखते होंगे कि हस्ताक्षर कैंपेन चलाया जा रहा है, सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान। कभी देखते होंगे स्ट्राइक किया जाता है, भूख हड़ताल जिसको बोलते हैं, या कोई और तरह का भी हड़ताल वो हो सकता है। मतलब सभी बाजार को बंद करके, मार्केट को बंद करके, ट्रेन को बंद करके,
या कोई भी मीडिया ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी बंद करके हड़ताल किया जा सकता है, चाहे खाना नहीं खा करके भूख हड़ताल किया जा सकता है। उसके बाद धरना दे सकते हैं आप, धरना भी आप लोग सुने होंगे। मतलब ये 5 माध्यम है। इसके अलावा और भी माध्यम हो सकता है जिसके तहत आप सरकार में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं उन 5 साल के बीच में, क्योंकि वोट जब देंगे तो 5 साल में ही वोट देने का समय आएगा, लेकिन उसके बीच बीच में भी हमें सरकार के साथ रहना है। सरकार किस तरह से काम कर रही है उसमें इंटरेस्ट लेना है। अगर वो अच्छा काम कर रही है तो उसकी बड़ाई करनी है, अगर खराब काम कर रही है तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई नियम गलत बनाती है जो हमारे पब्लिक के हित में नहीं होती है तो सरकार के अगेंस्ट में हम रैली कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, या हस्ताक्षर अभियान सिग्नेचर कैंपेन भी चला सकते हैं, या स्ट्राइक कर सकते हैं किसी तरह का, बाजार बंद करके, भूख हड़ताल करके, या धरना भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों से हम सरकार के खिलाफ या सरकार के साथ काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है कि 2005 में जब उस टाइम की प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते हैं, 2005 की सरकार ने जब बिजली की दाम बहुत बढ़ा दिया था, उस टाइम लोग बहुत उनसे दुखी हो गए थे, लोग बहुत आंदोलन कर रहे थे। यहाँ तक कि सरकार ने मीडिया में आकर के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बहुत सफाई भी दिया, उसका फायदा भी बताया, लेकिन लोग नहीं माने और अंततः सरकार को वो जो बढ़ा हुआ दाम था बिजली का उसको वापस लेना पड़ा। तो ये पावर होती है लोकतांत्रिक देश में एक। अब देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स की भागीदारी कैसे होती है। सरकार जब भी कोई काम करती है, जब भी कोई नियम बनाती है कंट्री के हित में, लोगों के हित में, या जब भी कोई स्टेप लेती है, स्ट्रॉन्गर स्टेप, तो उस समय क्या होता है कि न्यूज़पेपर वाले या न्यूज चैनल्स वाले लोगों को बिठाते हैं, बोर्ड ऑफ पीपल को साथ में बिठाते हैं और डिस्कस करवाते हैं उस नियम को लेकर के, ताकि लोग समझ सके, निष्कर्ष निकाल सके कि वो नियम हमारे खिलाफ है या हमारे हित में है, इस कंट्री के हित में है या नहीं है, लोग इस बात को जान सके। तो न्यूज़पेपर का भी रूल होता है कि वो लोग को बिठा सकते हैं और किसी भी मुद्दे पर डिस्कस करवा सकते हैं और वो अपनी बात हम सभी जनता तक पहुंचा सकते हैं, ये उनका नियम होता है। फिर कभी कभी सुनते होंगे आप कि कोई एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी हो सकता है जाति के आधार पे, या कोई एक भाषा बोलते हैं उसके आधार पे, या कोई एक राज्य हो गया, कोई एक क्षेत्र हो गया, विशेष क्षेत्र, या कोई मान लीजिए किसान ही हो गया एक कम्युनिटी। तो कोई भी अगर एक कम्युनिटी जिसके लिए सिर्फ नियम बनती है और वो नियम उनके हित में नहीं होती है, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकती है। इन सभी माध्यम से जो आपको बताया है, या तो क्रिटिसाइज कर सकती है, रैली कर सकती है, धरना कर सकती है, ये किसी भी तरीके से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकती है, उनको अधिकार दिया गया है। जैसे अभी हाल फिलहाल में देखते हैं जो किसान साल भर से डटे हुए हैं, क्योंकि वो नियम, जो 3 नियम बनाए गए हैं किसान बिल, वो सिर्फ किसान को लेकर के ही बनाए गए हैं। इसीलिए जो किसान कम्युनिटी है, जो फार्मर कम्युनिटी है, वो सरकार के खिलाफ कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट कर रही है। तो इस तरह का भी प्रावधान, इस तरह का भी अधिकार हमारे संविधान में लोगों को दिया गया है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई सरकार किसी विशेष समुदाय के प्रति अगर कोई नियम बनाती है और वो नियम उसके हित में नहीं होती है, तो सरकार के खिलाफ पूरे समुदाय मिलकर के प्रोटेस्ट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है, 2 संप्रदाय के बीच में, 2 जाति के बीच में, 2 धर्म के बीच में, या किसी के भी बीच में, कम्युनिटी के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो उसको भी खत्म करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है, गवर्नमेंट की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए। अब जरा देखिए कि हमारे देश में बहुत धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, संप्रदाय के लोग रहते हैं, बहुत क्षेत्र के आधार पर भी अलग अलग हम लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई जाति के लोग, कोई धर्म के लोग अगर ये समझ ले कि हम उनसे ऊपर हैं, तो निश्चित तौर पे वहां पे वो भेदभाव करेंगे, वहां पे डिस्क्रिमिनेट होगा पीपल। तो जैसे ही लोग समझेंगे कि हम डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, हमसे भेदभाव किया जा रहा है, तो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। जब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार के नॉलेज में यह आएगा कि किसी भी विशेष कम्युनिटी के खिलाफ अगर भेदभाव किया जा रहा है हमारे देश में, तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले जाति के आधार पे भेदभाव किया जा रहा था लोगों में कि ये दलित जाति का है, ये निचले समुदाय का लोग है, तो इसके साथ भेदभाव होना चाहिए, मतलब ये हमारे लेवल का नहीं है, ये हमसे बहुत नीचा है। तो उस टाइम छुआछूत के तौर पे भेदभाव किया जा रहा था लोगों से।
तब जाकर के सरकार ने संविधान में ऐसी व्यवस्था की, आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण, रिजर्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। रिजर्वेशन इज वेरी वास्ट टॉपिक। अगर हम लोग इस पे बात करना शुरू करें तो बहुत लंबा बात हो सकती है कि रिजर्वेशन किस लिए लाया गया था। आरक्षण इसलिए लाया गया था कि पहले जो भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था दो लोगों के बीच में जाति के आधार पे, उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। लोकतांत्रिक हम लोग इक्वालिटी एंड जस्टिस को देखते हैं। ये दोनों वर्ड इनसेपरेबल है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। इक्वालिटी मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम सभी लोगों के साथ इक्वल व्यवहार करें, समान व्यवहार करें। और दूसरा है जस्टिस, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी लोगों के साथ समान न्याय, एक तरह का न्याय मिले उसको। तो जरा बताइए कि जहां पे इक्वालिटी होगा, मतलब एक समान व्यवहार लोगों के साथ होगा, वही माना जाएगा कि लोगों के साथ न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। लेकिन अगर किसी देश में या किसी राज्य में किसी के जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे या संप्रदाय के आधार पे अगर उसके साथ इक्वलिटी नहीं हो रहा है, एक समान व्यवहार नहीं हो रहा है, तो कैसे माना जाएगा कि उसके साथ जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है। यानी कि ये दोनों वर्ड एक दूसरे से कोरिलेटिव है, दोनों वर्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकते, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। दिस टू वर्ड्स कैन नॉट बी सेपरेबल। ये दोनों वर्ड इनसेपरेबल है। यानी कि जहां इक्वलिटी होगी, जहां एक समान व्यवहार लोगों के साथ होगी, वहीं पर माना जाएगा कि जस्टिस उनके साथ हो रही है, न्याय उनके साथ हो रही है। लेकिन जहां पर एक समान व्यवहार लोगों के साथ नहीं होगी, उनके जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, किसी के भी आधार पर अगर उनके साथ भेदभाव किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, तो ऐसा माना जाएगा या ऐसा मान सकते हैं कि जस्टिस उनके साथ नहीं हो रहा है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था जो सरकार की होती है, उसमें ये दोनों चीज को बहुत ध्यान रखा जाता है। यानी कि दोनों चीज जो है, दोनों पॉइंट जो है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इसके बिना डेमोक्रेटिक कंट्री का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का डेफिनेशन बनता ही नहीं है। उसका कोई मतलब ही, उसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। आप इसी चैप्टर में जो था हेक्टर पीटरसन, साउथ अफ्रीका का एक अश्वेत नागरिक, ब्लैक नागरिक, उसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि वहां पर जो चमड़ी का रंग था, उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा था। अफ्रीका की सरकार अफ्रीकन लैंग्वेज सीखने को मजबूर कर रही थी और उन लोगों को बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो होती है, वो भी उन लोगों को प्रदान नहीं किया गया था सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनका जो चमड़ी का रंग था वो अलग था, वो ब्लैक था। आप अपने ही देश में ले लीजिए एग्जाम्पल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। सिर्फ उनकी जाति जो थी वो दलित समुदाय के लोग थे और उनकी जाति की वजह से ही उनके साथ कितना बड़ा भेदभाव किया जा रहा था, बताइए। पहले हमारे देश में भी सिर्फ जाति अगर छोटी सी हो, निचली जाति के लोग हो, तो उनको पूजा नहीं करने दिया जा रहा था, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों के टाइम में तो महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, या जो लोग गरीब थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी जो सभी कम्युनिटी के लोग थे, उनके साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा था। हालांकि जब गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद बहुत सारे नियम बनाए गए हैं ताकि ये जो व्यवस्था है छुआछूत का, चाहे अनइक्वालिटी का, जो पीपल कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, उसको दूर किया जा सके। ऐसा गवर्नमेंट का प्रयास रहा है। जैसे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के केस में क्या हुआ था कि सिर्फ उनकी जाति के आधार पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव किया जा रहा था। तो फिर सरकार ने क्या लाया? रिजर्वेशन लाया, आरक्षण लाया, ताकि उन सभी जाति के लोगों को बढ़ावा मिल सके, वो लोग आगे बढ़ सके, शिक्षा प्रदान कर सके और समाज की जो समानांतर लाइनें हैं, जहां पर सभी लोग, सभी कम्युनिटी के लोग चल रहे हैं, वहां साथ मिलकर के वो भी चले, वो नीचे नहीं छूट जाए। जब नीचे छूटेंगे ही नहीं तो फिर लोग भेदभाव कैसे करेंगे उनके साथ, वो भी ऊपर में आ जाए सभी लोगों के साथ में। ये लोकतांत्रिक सरकार के मूल जो तत्व होती है, की एलिमेंट्स, वो है सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वलिटी एंड जस्टिस। उसके बाद आप जानते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स का एग्जांपल आपको दिए हैं थोड़ी देर पहले, कि पहले लड़की को लोग एजुकेशन के लिए कम प्रोत्साहन दे रहे थे, लड़के को ज्यादा स्कूल में भेज रहे थे, या जॉब के लिए भी लड़का को लोग प्रीफर करते थे, बोलते थे कि लड़की है, लड़की कैसे जॉब करेगी। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ पे जेंडर के आधार पे भेदभाव हो रहा है लड़का और लड़की में, इसीलिए लड़की को बढ़ावा दिया गवर्नमेंट ने, उसको
प्रोत्साहन राशि दे करके, स्कॉलरशिप दे करके या फीस में कटौती दे करके, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और जॉब में उसका रिजर्वेशन फिक्स करके कि महिलाओं के लिए जॉब में इतना सीट जो है रिजर्व रहेगा, फिक्स रहेगा, ताकि महिलाएं भी आगे आ सके और उनके साथ जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सके। मतलब जैसा प्रीफरेंस लड़का को मिलेगा उसी तरह से लड़की को भी मिलना चाहिए। और ये सभी प्रयास गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी कम्युनिटी के लोग, चाहे सेम जेंडर, सेम कास्ट, सेम धर्म, सभी लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेट किए हुए, बिना किसी अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के मानते हुए उनको एक समान, उनके साथ एक समान व्यवहार किया जाए और उनको सभी क्षेत्र में एक समान मौका दिया जाए।